जिंदगी में सबसे अहम होता है हमारा रिश्ता हमारे साथ। और तारा की जिंदगी में भी सबसे अहम है वो रिश्ता जो तारा अपने साथ बनाती है। लेकिन तारा के लिए खुद को जानना और वो रिश्ता बनाना आसान नहीं था। उसके लिए वो कई चुनौतियों का सामना करती है, खुद को जानती है, खुद को पहचानती है और नई चीज़ें सीखती है और आगे बढ़ती है। विभा आपने बेहद खूबसूरती से तारा का ये जो पूरा कैरेक्टर है इसे डिज़ाइन किया है, जिसमें अलग अलग शेड्स हैं तारा के। और वो शेड भी है जहाँ पे तारा एक बार ये सोचती है कि वो अपनी जान ले लेगी, वो सुसाइड कर लेगी। तो कैसे फिर वो रिश्तों के शेड्स बदलते हैं, किस तरह से वो रंग बदलते हैं और किस तरह फिर तारा ये सोचती है कि नहीं, सुसाइड करने से कुछ नहीं होगा। पहले वो इंसिडेंट्स बताइए कि क्यों तारा ने ये सोचा कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है, ख़त्म कर देते हैं इससे पहले कि मैं वो इंसिडेंट बताऊं कि क्यों, मेन चीज़ ये है कि तारा जो शख्स है, जो इस किताब की कैरेक्टर है, वो उसके लिए ये एक बहुत प्रोग्रेसिव परिवार में जो पैदा होना, जो उसके लिए अच्छा भी था और शायद एक आम जिंदगी के लिए इतना अच्छा भी नहीं माना जाता, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता। एक इवॉल्व पेरेंट्स के जन्म लेना उसके लिए और एक प्रोग्रेसिव परिवार में आना, उसको वो द अदर साइड ऑफ द कॉइन का पता ही नहीं था। और जब शादी के बाद उसको अदर साइड भी पता चलता है कि ये भी हो सकता है, ऐसे झटके भी लग सकते हैं, तो एक ऐसा टाइम आता है जब वो अपने आप से ही हार मान लेती है। जो क्योंकि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका वो प्रीतम, जो उसका प्रेम होता है, और वहीं से झटका मिलता है। तो उसे लगता है जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई। वो एक पल शायद हम सब की ज़िंदगी में कभी ना कभी वो एक पल ज़रूर आता होगा जब तुम्हें लगता होगा कि कुछ और नहीं है तो क्या। तो वहाँ पे तारा ने अपने आप को हारता हुआ देखा और ये सोचा कि इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन क्योंकि पुराना वो जो जो बीज था वो एक पॉजिटिव, एक आशा से भरा हुआ था, तो उसको फिर वो सपने में वो दर्शन होते हैं और वो उठती है कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आज मैं किसी वजह से और अपने दुख की वजह से अपनी जान ले लेती हूँ, तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, सबकी ज़िंदगी चलेगी। तो फिर मेरा जो फ़र्ज़ अपने लिए है वो तो ख़त्म हो गया, वो मकसद ही ख़त्म हो गया। तो वो जो बुनियाद वो वो वापस आई उसको उम्मीद दिलाने के लिए। तभी मैं पहले वीडियोस में भी मैंने ये बोला कि वो जो शुरुआत के 13 साल होते हैं और 15 साल या 18 साल, ये बहुत ज़रूरी होते हैं एक बच्चे के लिए। तो वो वापस तारा आई जहाँ पे उसे उम्मीद लगी, और फिर वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है, वो अलग अलग कोर्सेज करती है और फिर अपनी ज़िंदगी की डोर को पकड़ना शुरू करती है। बट हाँ, वो हारती ज़रूर, उस हार को महसूस करती है और फिर ये सोचती है कि किसी को फ़र्क क्या पड़ेगा, तो फिर मरना ही क्यों, तो क्यों ना एक बार और जिया जाए। सो दैट्स व्हाट तारा वाज। विभा, आप जितनी खूबसूरती से इसको बयां कर रही हैं उतनी खूबसूरती से आपने लिखा भी है किताब में। और आपने जो जिक्र किया साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है, क्या हुआ था, क्यों जाना पड़ता है तारा को साइकोलॉजिस्ट के पास? क्योंकि उसे ऐसा लगा कि उसकी अपनी बातें, जो वो अपने दिल की बातें हैं, वो शायद कोई और समझ नहीं पाएगा। एक दुनिया, वो ऐसी दुनिया में रह रही थी जिसमें रोज़ पर्दे पड़ रहे थे, और तो एक थर्ड पर्सन व्यू होना बहुत ज़रूरी था। तो उसे लगा कि क्यों ना मैं जाके अपनी दिल की बात कहूँ, और जो उसकी ज़िंदगी के दायरे में जो क्लोज सर्कल में दोस्त नहीं हैं या रिश्तेदार नहीं हैं, तो उससे बाहर जब आप मदद मांगते हैं तो वो अपने अलग नज़रिए से आपको उम्मीद भी देते हैं और आपकी बातें सुन के आपको जज भी नहीं करते। तो इसलिए मैं, क्योंकि ये किताब में लाना चाहती थी कि काउंसलिंग बहुत पॉजिटिव चीज़ है हमारी ज़िंदगी में, हमारे समाज में इसको एक धब्बे की तरह बनाया हुआ है। अगर हमें एक चोट लग जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर हम इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं या हम मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं तो हमें छुपा दिया जाता है। क्यों नहीं हम डॉक्टर के पास जाएं, और जो दिमाग के डॉक्टर हैं, जो एक साइकेट्रिस्ट हैं या काउंसलर्स हैं, उनसे
मदद मांगे। तो मैं इसको भी लाना चाहती थी किताब में कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वन मस्ट टेक दैट स्टेप एंड एक्सेप्ट इट। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो खुल के अप्रोच कर सके साइकोलॉजिस्ट को। तारा के जरिए आपने ये सोच भी तोड़ने की कोशिश की है, सोच पर भी वार किया है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना का मतलब ये नहीं होता कि आप पागल हैं, आपका दिमाग खराब है। एग्जैक्टली सोच तोड़ने की नहीं, एक सोच जोड़ने की ज़रूर मैंने कोशिश की है कि आप ज़रूर जाइए साइकोलॉजिस्ट के पास और उनसे मदद मांगिए। और जब अगर कभी और प्रॉब्लम आ जाए, डिप्रेशन तक की बात आ जाए, तो ज़रूर साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। ये डर हमेशा रहता है कि हम हमेशा ज़िंदगी भर हमें प्रॉब्लम आ जाएगी और हमें दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। पता नहीं, हो सकता है 3 महीने बाद दवाइयाँ बंद भी हो जाएंगी। और आए दिन हम ये सुनते हैं कि आपको चोट लगी है तो आपको 3 हफ्ते के लिए अगर प्लास्टर बंधा है तो 3 हफ्ते तक की दवाई दी जा रही है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद पूरी ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ती है या आपको उसका गुलाम बनना पड़ता है। तो इस सोच को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वही मैंने किताब में डाला। विभा, तारा के साथ तारा की जो जर्नी है, अगर उसको और आगे बढ़ाते हैं और वहाँ पर अगर हम उसकी डिवाइन जो एक्सपीरियंसेस हैं उसकी तरफ जाते हैं, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? यहाँ पे रूफी अच्छा, आपने कैसे सोचा वैसे ये बात कि एक जो कैरेक्टर आप बुन रही हैं, तारा कुछ जहाँ पर दिखा रही हैं, उसमें वो डिवाइन एक्सपीरियंसेस को भी जोड़ा जाए, और कैसे आपने उसको क्रिएट किया? क्योंकि जिस तरह से आपने खूबसूरती से लिखा है उसमें लग रहा है कि वो तारा का हिस्सा है। रूफी, क्योंकि मैं पिछले इतने सालों से अलग अलग कोर्सेज कर रही हूँ और एक तरह से अब लोगों को गाइड भी करती हूँ इस एक स्पिरिचुअली अपनी तरफ अपने आप को जानने के लिए। तो क्या हुआ कि मुझे लगा कि उस चीज़ वो जो एक्सपीरियंसेस हैं एक्चुअली वो मेरे खुद ही हैं, इनमें यहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस हैं, बट उसको पिरोना था एक आम लड़की की कहानी में। और एक उस टाइम में ऐसा लगा कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम सरेंडर करते हैं। तो वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आई, जो मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस डाले, और फिर एक साइकोलॉजिस्ट लाए जहाँ पे मुझे लगा कि साइंस की भी बहुत ज़रूरत है। तो बस उसका एक ताना बाना एक औरत का बनाया, और ऐसा लगा कि वो स्टोरी में हर सिचुएशन के साथ वो दोनों तरह से अपने आप को भी देखती है और सहारा भी लेती है उस डिवाइन शक्ति का। और वो हर चीज़, हर मोडालिटी को ट्राई करती है अपने ऊपर, कि उसका एक आंसर पाने के लिए कि आखिर उसके साथ ये क्यों हो रहा है। तो कुछ भी जो भी वो पाती है उसको जवाब मिलता है, लेकिन वो उसको फिर ढालती है अपने आप को और उस सिचुएशन को समझने के लिए, कि चाहे वो प्रीतम और राधिका का रिश्ता है तो वो भी समझने के लिए कि वो मोहब्बत है तो वो है, राइट, तो उसे भी एक्सेप्ट किया जाए। तो चाहे रिश्ते पूरे हो रहे हैं तो वो पूरे हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। कई बार फिनिश होते हैं, जैसे हमारा दिन फिनिश हुआ लेकिन काम जरूरी नहीं कंप्लीट हुआ ऑफिस में। और कई बार आपका पूरा दिन होता है और आप 3 घंटे में काम कंप्लीट कर देते हैं। तो वो फिनिशिंग और कंप्लीशन का डिफरेंस भी मैं यहाँ पे दिखाना चाह रही थी, जो आपने बहुत खूबसूरती से दिखाया भी है। और यहाँ पर अगर मैं किताब को इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो एक लाइन आपने लिखी है, अ वुमेन्स जर्नी फ्रॉम फियर थ्रू फेथ टू फ्रीडम। तो ये जो फेथ और फ्रीडम है, ये तारा जब खुद को जानती है और जब वो खुद में वापस उसी तारा को महसूस करती है जिसके अंदर भरोसा है, जिसके अंदर वो शक्ति है कुछ भी करने की, अगर आपको इन लाइंस को डिफाइन करना हो तब कैसे करेंगे आप? इन लाइन को डिफाइन करने का तरीका एक है कि जब हम बात फ्रीडम की करते हैं, आज़ादी की, तो जानिए कहीं ना कहीं बंधन था। जब हम बात करते हैं करेज की, तो सोचिए कि कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पल भी था। स्ट्रेंथ और करेज में जो डिफरेंस है, वही शायद ये एक इस टैगलाइन को बताया कि वो उस डर में रही, उसके बाद फेथ के थ्रू वो सरेंडर, उस समझ के थ्रू, उस मैसेजेस के थ्रू, उस इंट्यूशन के थ्रू, उस आशीर्वाद के थ्रू जो उसे मिले, उसके थ्रू, उससे निकलते, उस टनल से निकलते हुए उसने आज़ादी पाई। और आज़ादी सिर्फ रिश्ते से नहीं है पाना, आज़ादी पहले अपने आप से पाने की है।
अपने डर से पाने की है। फिर रिश्ता है नहीं है वो सेकेंडरी बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया विभा, जितनी खूबसूरती से आपने एक एक पहलू को रखा है तारा के, वो काबिल तारीफ है। और जिस तरह से आपने बेहद आसानी से फ्लॉलेस तरीके से इस पूरी किताब में उसको उतार दिया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तो मैं ये कहूँगी ये किताब सबके लिए पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपकी ज़िंदगी में आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो भी, अपने आप को जान चुके हैं तो भी, और सिर्फ किसी औरत को ही इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसे हर कोई पढ़ सकता है। एक एक मेल भी पढ़ सकता है, जिसे अलग अलग जो पर्सपेक्टिव हैं पूरी ज़िंदगी के उसे पता चलते हैं। तो इट्स अ मस्ट रीड बुक फॉर ऑल। थैंक यू, थैंक यू।